Anyways, give me a date and I will share you the link. Okay, डिस्कस कर लो आपस में एंड गिव मी द डेट, बिकॉज ऐसा कोई फायदा नहीं, आप आधी प्रिपरेशन करके देते हो, ठीक है ना, उससे कोई फायदा नहीं है ऐसा प्रिपेयर करके टेस्ट। ओके, 16 को एवरीवन एग्रीज विद दैट? यश, एवरीवन 16 को ओके? व्हाट इज 16th? 16th है संडे। विल यू गिव टेस्ट ऑन संडे? चलिए, वॉट एवर, जब भी आप टेस्ट डिसाइड करेंगे प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, चलिए, व्हाट इज सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड? ओके, what is supercritical carbon dioxide? Link will be open for 2 days. Those guys who want to give the test on 15th, they can give the test on 15th. Those guys who want to give the test on 16th, they can give on 16th, but not more than that. Okay, it's a 2-hour test. Okay, good. What is supercritical carbon dioxide? Last time हमने जो कार्बन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हम डेवलप कर रहे थे उसमें हमने बात कही है कार्बन डाइऑक्साइड की, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड की। नाउ यू व्हेन वी डिड थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स जब हमने पढ़ी थी तब हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है ना, जहां पे हमने कहा था, जहां पे हमने कहा था कि भैया तीनों स्टेट्स ऑफ वाटर जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही टेम्परेचर पे, जिसको हमने बोला था कौन सा टेम्परेचर, कौन सा पॉइंट बोला था हमने, बताइए बताइए, कौन सा हमने बोला था वो? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये याद है? ये सपोज ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस स्टेट है, तो हमने बोला था कि एक पॉइंट ऑफ आता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो हमने बोला था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट पॉइंट इन विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट, ठीक है ना। तो वाटर उस टाइम सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट है। तो हमने ये एक पॉइंट ऐसा पढ़ा था, एक ही टेम्परेचर, एक ही पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये तीनों चीजें कोएग्जिस्ट करेंगी। गुड, दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सुपर क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर की जब हम बात या कोई भी गैस की बात करते हैं हम, तो वो पॉइंट है जहां पे वाटर कैन या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस कैन एग्जिस्ट इन 2 phases, one is liquid, other is gaseous state. मेक सेंस गाइस? गैसियस स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी जहां पे एग्जिस्ट कर सकता है, इसके बाद मतलब क्रिटिकल पॉइंट के बाद इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड और गैस। मेक सेंस गाइस? तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट इज दैट ट्रिपल पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल टेम्परेचर है, और सुपर क्रिटिकल पॉइंट जो है उसके बाद जितना भी आपके पास कोई भी सब्सटेंस रहेगा क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद, वो आइदर इट कैन बी बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में आपके पास रहेगा। अब आप बोलो सर आप हमें ये क्यों करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हमें एक्चुअली क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लाना, कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म के यूज में लाना चाहते हैं हम। तो कैसे लाएंगे? जब हम उनकी यूटिलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज ए नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, inert, non-toxic, very relatively low cost and has moderate critical constraints. Okay, why we need to use carbon dioxide in supercritical phase? Supercritical phase मैंने आपको बताया कि भैया जैसे लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना,
एक कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर पे, ये दोनों चीजों पे एग्जिस्ट कर सकती है। उसके बाद जितना भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतने में दोनों में लिक्विड और गैसियस स्टेट में रह सकती है। ओके, नाउ द थिंग इज, अगर आप एक अगर आप अभी जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीजन गैस की जो क्या कहते हैं, वो आते हैं, बहुत बड़े ट्रक आते हैं ना ऑक्सीजन गैस के, लिक्विड ऑक्सीजन गैस के, है ना। तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना बड़ा टाइम लगता है। यू कैन नॉट मूव बियॉन्ड 40 किलोमीटर पर आवर। इतनी इससे ज्यादा तेजी से आप नहीं जा सकते हो, नहीं तो ऑक्सीजन के फटने का बहुत ज्यादा टेंशन है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट होती है ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी गैस को, मेरी बात सुनो, आपके पास एक पानी का टैंकर है और एक गैस का टैंकर, एलपीजी का, विच विल बी मच मोर इजियर टू ट्रांसपोर्ट? आप खुद बताओ मेरे को। वाटर, ऑफ कोर्स वाटर, है ना, बिकॉज वाटर इज नॉट, चलो मान ला इनफ्लेबल मेल नहीं है, बट वाटर जो है लिक्विड होने की बजाय, लिक्विड होने की वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना इट्स क्वाइट इजी, है ना। बट अगर हम उसको उसी अगर कैपेसिटी में हम देखना चाहें तो गैस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, दूसरी बात है, क्योंकि गैस को आपको एक कंटेनर में रखना पड़ेगा, फिर उतना प्रेशर डालना पड़ेगा आपको ताकि वो फट ना जाए, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, नहीं तो फट सकता है। तो ये चीजें होती हैं, ये कॉमन बातें होती हैं। लेकिन एक चीज और भी है, अगर मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो विच विल हैव मोर क्वांटिटी, क्वांटिटी गैस और लिक्विड? ध्यान से सोचो, अगर आपने 100 मैट्रिक टन का एक कैपेसिटी है एक का ट्रक की, उसमें 50 भर दिया तो 50 खाली गया ना। समझ गए ना? अगर गैस डाल दी उतनी तो गैस विल टेक द शेप ऑफ द होल कंटेनर। मेक सेंस? तो आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि ट्रांसपोर्ट में कैपेसिटी जिसकी गैस जितनी हो और ट्रांसपोर्ट करने में आपको लिक्विड की तरह लगे। हियर कम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर। समझ रहे हो? सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर का फायदा यहाँ पे आता है। अगर आप उस कंटेनर को, उस ट्रक के जो पीछे कंटेनर है उसका टेम्परेचर पर्टिकुलर जगह पे मेंटेन करके रखते हो 73.8 बार, है नी, यानी कि 1.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते हो उसको, और 32 डिग्री टेम्परेचर पे, 33 लगा लो, 33 डिग्री टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करके रखते हो, तो यू कैन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन बल्क क्वांटिटीज इजीली, इन बल्क क्वांटिटीज इजीली। यू कैट दिस पॉइंट? समझ लग गई आप? क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस समझ लगा? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इजी करने के लिए आप सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते। मेक सेंस गाइस? ओके, लगा समझ? बताओ बताओ। अब दूसरी बात क्या है इसमें, इसका यूजेस कहाँ कहाँ आएगा? हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर में। अब हीट ट्रांसफर में इसका यूज कैसे आएगा? ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट को, है ना, वो क्या करते हैं, या अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी देखेंगे बाद में, लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, दे डू वन सिंपल थिंग, ठीक है ना। तो व्हाट दे डू, उसमें आपने बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती है, देखा होगा, ये चिमनीज है, यहाँ से धुआं बाहर निकल रहा है ना। यहाँ पे कोल लगाया जाता है, कोल, ठीक है ना, कोयले को जलाया जाता है, जला के यहाँ पे पानी होता है,
पानी इसके ऊपर से निकाला जाता है, वो स्टीम बनता है, और वो स्टीम जो है टरबाइन यहाँ पे होती है, उसको हाई प्रेशर पे क्या कहते हैं भेजी जाती है, और क्या कहते हैं इसको घुमाया जाता है। इसके घूमने से जनरेटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स बनते हैं, और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बनती है। गाइस ये समझ आता है ना आपको? थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग समझ लग रही है? गुड। नो, ये स्टीम जो है, आपने देखा होगा जब ये गर्म हो जाती है, लेटेंट हीट इसमें आ जाती है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस द चैनल इज डिफिकल्ट, और इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता है ना? तो हम स्टीम की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम यही चीज को क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। सपोज सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं स्टीम की बजाय, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जब आप सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हो, उसका फायदा देखो क्या है। आपने यहाँ पे डाली, ठीक है ना, और ये सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव कर गई, और इसने हीट यहां से ले ली, यहाँ पे दे दी, ठीक है ना? समझ गए? ट्रांसफर करना इजी है इसके कारण, और ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो इसके कारण ये हीट ट्रांसफर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज आती है थर्मल पोल्यूशन। आपने देखा होगा कोयले से आपका एयर पोल्यूशन तो होता है, थर्मल पोल्यूशन भी बड़ा होता है। व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन? ये जो स्टीम जो है, जो कि एक टरबाइन को घुमा रही है ना, जब ये ठंडी हो जाती है, मतलब इतनी ठंडी तो नहीं, लेकिन ठंडी हो जाती है, फिर भी गर्म पानी में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका सपोज अभी टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, सपोज। अब इसको सीधा डिस्चार्ज किया जाता है वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में जाओगे, अब गर्म पानी में लाओगे, तो उससे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है, जो डीओडी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो कम हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, उसके कारण केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। ये समझ लो ना, हम पहले करके आए हैं थर्मल ऑक्सीजन का क्या इशू है। तो ये सारा इश्यूज आता है विद यूज ऑफ वाटर और स्टीम इन ए थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि आपके पास एक ऐसा तरीका नहीं है जिसके कारण की हीट ट्रांसफर की जा सके फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट टू दिस। मेक सेंस? ओके। तो आपने क्या किया, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड डाली यहाँ पे, वो गर्म होएगी, वो किस में कन्वर्ट होएगी, वेपर में कन्वर्ट होएगी, वो फिर यहाँ पे टरबाइन को घुमाएगी, उसके बाद ठंडी की जाएगी पानी के साथ में या किसी के साथ में, फिर दोबारा वही कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर ली जाएगी। तो आप डिस्चार्ज करने का चक्कर नहीं है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चले जाएगी? यस, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड can takes place with the use of supercritical carbon dioxide. Make sense guys? क्यों फायदा है इसका? क्योंकि एक तो इन्फ्लेमेबल नहीं है, ज्वलनशील पदार्थ नहीं है ये, इसकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। उसके बाद ये क्या करती है, ये इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करती है, नॉन टॉक्सिक है, इसके बहुत फायदे हैं, इसके कारणवश हम इसका यूज यहाँ पे करते हैं। मेक सेंस गाइस? बताइए, लग रहा समझ? ट्रिपल पॉइंट और इसमें चक्कर का समझ लग रहा है? इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये भी एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है, ठीक है? ओके। इसको अब नेक्स्ट जनरल थर्मल पावर, सोलर थर्मल पावर प्लांट को बनाने में भी इंडिया ने टेक्नोलॉजी का स्टार्ट किया है, ठीक है ना? ओके। Okay guys, it's good up till now. Now another important topic that we need to cover was biochar, I think, है ना? बायोचार क्या होता है? तो सिंपली बायोचार की अगर आप डेफिनेशन ढूंढ रहे हो, लेट मी check if it I have those quantities or not. I don't have biochar.
एनीवेज लेट मी एक्सप्लेन इट यू व्हाट इज बायोचार। तो तीन चीज़ों पे ध्यान दो जरा। तीन कभी आपने सुना होगा। एक तो आपने सुना होगा चारकोल के बारे में, ठीक है। एक आपने सुना होगा बायोचार के बारे में, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। और एक आपने सुना होगा एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में। एक्टिवेटेड कार्बन और एक्टिवेटेड चारकोल, ये सारे कहाँ पे यूज होते हैं और इनका क्या फायदा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो चारकोल है, हम याद करते कोयला है ना, चारकोल जो होता है ये आपको मिलता है वुड से, याद है। अंगीठा भी बाला जाता है, आपने कभी बोन फायर बाल के देखी हो तो जो लकड़ियां जलाते हो उसके बाद बड़ी बड़ी वो बन जाती ब्लैक ब्लैक सा, नीचे रेसिड्यू रह जाता है ना, वो वुड से जो बनता है। और डिपेंड करता है कौन सी वुड आप बाल रहे हो। अगर आपने काली टाली बाली है, जिसको हम काली टाली बोलते हैं ना पंजाबी में, आई डोंट नो व्हाट इज इट्स हिंदी नेम, बट काली टाली बालते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक पकती रहती है, बहुत टाइम तक वो कोयला बनती रहती है, कोयला है ना। तो चारकोल इज नथिंग बट यूज्ड फ्रॉम वुड। दे आर लॉन्ग लास्टिंग। ये हीट के लिए यूज करते हो, खाना कुकिंग के लिए यूज करते हो, आउटडोर कुकिंग के लिए यूज करते हो आप चारकोल। यस है ना। खाली टाली, टाली नॉट टानी, टाली टाली, ट्रंक, ब्लैक ट्रंक। तो आप घर में ये जो आप यूज करते हो ना लकड़ी, बहुत अमीर लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है ना, काली टाली को। तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक ना पलती रहती है, इसका सेक टाइम बहुत ज्यादा रहता है ना। तो वुड हो गया जिसके कारण ये हीट प्रोड्यूस करती है। और ये बनता कैसे, अगेन आपने कभी चारकोल को देखा हो, इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रखा जाता है, ठीक है ना, लिमिटेड ऑक्सीजन में जलाया जाता है, कंबशन की जाती है ना, कंबशन की जाती है। इस टेक्निक को हम ना बोलते हैं पायरोलिसिस, पायरोलिसिस। ओके, पायरोलिसिस से ही आपका बायोचार बनता है, पायरोलिसिस से ही आपका एक्टिवेटेड चारकोल बनता है, ठीक है ना। फर्क कहाँ रह जाता है, ठीक है, फर्क रह जाता है अगर एक्टिवेटेड चारकोल में यहाँ पे केमिकल डाल के ना इसके पोर बंद कर दिए जाते हैं, केमिकल डाला जाता है इसके अंदर। वही पायरोलिसिस किया जाता है अंडर द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसको कंबस्ट किया जाता है, और उसके कारण बाद में जो कोयला बनता है, अगर वो चारकोल के अंदर कोई केमिकल डाल देते हो, कोई केमिकल डाल के उसके जो पोर्स होते हैं उसको खोल दिया जाता है, ठीक है, डन। तो चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल में कोई खास डिफरेंट नहीं है, चारकोल का ही यूज किया जाता है, उसमें केमिकल डाल दी जाता है, कौन सा केमिकल आपको नहीं पता होना चाहिए, बट केमिकल डाल के उसके जो पोर्स हैं उसको खोल दिया जाता है। इट बिकम्स हाईली एड्सॉर्बेंट मटेरियल, हाई एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी। एब्जॉर्प्शन तो सुना होगा, एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है वो अपने ऊपर चिपका लेता है, मतलब, ठीक है ना। अब अगर आप गंदे पानी में कभी देखा हो या आपके घर में भी देखा हो कभी, तो वो ना एक गोली सी डाल के जाते हैं सबसे पहले, बाहर वाला सबसे अंदर वाला जो होता है, बाहर वाला जो होता है, सॉरी, जो आपका आरओ होता है ना, सबसे बाहर लगा होता है जो, है ना, तो उसमें दो गोलियां सी डाल के जाते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, इसका फायदा क्या है, किसी भी गंदे पानी में डालोगे ना तो उसमें जो गंदगी है, गंदगी इन द सेंस क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, मिट्टी वाला पानी, कभी खारा पानी हो जाता है, वो वाला पानी होता है, तो ये सारी चीजें को अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है। इसमें एड्सॉर्प्शन मतलब उसको अपने ऊपर अटैच कर लेता है और उसको लॉक करके रख लेता है। यस, वेरी गुड मुस्कान। आपने वो शायद फेयर एंड लवली की इसकी एड्स भी देखी होगी काफी, वो ब्लैक एक्टिवेटेड ब्लैक कार्बन भी डालते हैं उसमें, है ना। तो वो जो एक्टिवेटेड होता है वो जो आपकी जो स्किन में जो ऑयलीनेस है, जो स्किन में आपके काले धब्बे बन जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिवेटेड चारकोल का हम यहाँ पे यूज करते हैं इन वाटर ड्रिंकिंग में, ठीक है, ड्रिंकिंग में, वाटर ड्रिंकिंग में उसको सेफ बनाने के लिए आप यूज करते हो, वाटर को प्योर ड्रिंक करने में यूज करते हो, फेस मास्क में यूज करते हो, फेस पे जो भी कॉस्मेटिक्स में यूज करते हो इसको,
है ना। तो यहाँ पे इसके यूजेज है, ठीक है ना। चारकोल का बता दिया, एक्टिवेटेड चारकोल का बता दिया। एक चीज होती है बायोचार। बायोचार इज गेन, ये बनता है, ये वुड से बनता है ना, ये बनता है आपका फूड क्रॉप से। बायो पैलेट्स का नाम भी सुना होगा, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ये भी पायरोलिसिस से ही बनता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से ही बनता है, बट द डिफरेंस बिटवीन चारकोल एंड बायोचार इज इट इज मेड अप ऑफ फूड क्रॉप्स। जैसे कि अगर आप वो जो तूड़ी, जिसकी अब तूड़ी की बात करते हो ना, तूड़ी निकाल के हम यूज करते हैं, तो वो एक फूड क्रॉप है। तो अगर हम उस फूड फूड क्रॉप जो बचा हुआ हिस्सा है उसका यूज करके हम पायरोलिसिस की टेक्निक से, ठीक है ना, हम चारकोल बनाते हैं सिमी से, तो बायोचार बोलते हैं हम उसको, सीधी सी बात है। डन, यू गेट दिस पॉइंट, व्हाट इज बायोचार? एवरीवन? डन, अप टिल नाउ इट्स क्लियर? ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर या फूड क्रॉप से बनता है और लिमिटेड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में हम उसको जलाते हैं, तो वो हम बनाते हैं बायोचार, है ना। चलिए जी, और हम बात करते हैं, अच्छा अब इसके बायोचार के ना, व्हाट इज द डिफरेंट बायोचार का डिफरेंट यूजेजेस क्या हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं और यूजेजेस क्या हैं? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दैट। सबसे पहले बायो जो चार है, जब हम बायो को चार को हेलो बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? ओके, गुड। अब ये जो बायोचार है ना, एक तो ये कार्बन सिंक का काम करता है ना। कार्बन सिंक का काम कैसे करता है? क्योंकि ये स्टोर करके रखता है कार्बन को, ठीक है ना। ये बायोचार आप अपने जो जो क्या कहते हैं फील्ड है उसके ऊपर भी डाल सकते हो। ये कार्बन को, सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट को, कार्बन को सॉरी, इंक्रीज करता है। मेक सेंस? सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब अगर ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो आप? यस। सॉइल के ऑर्गेनिक कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हो? यस। ह्यूमस कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हो? यस। अगर मैं बोलूं कि सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, वाटर को अपने समेटने में की कैपेसिटी है, क्या आप उसको इंक्रीज कर रहे हो? यस। मेक सेंस? क्या आप सॉइल की एसिडिटी को डील कर रहे हो? यस। ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा रही हो, फर्टिलिटी बढ़ा रही हो, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा रही हो कार्बन डाल के, तो यू आर इंक्रीजिंग द कार्बन सिंक। ये एक तरह का कार्बन सिंक भी है, ठीक है, बायोचार। ठीक है जी, डन अप टिल नाउ। Now, what was the question that came in the UPSC examination? Let me check. There was a question. Let me check. There was a question on biochar. Did we do this question before? Did we did this question before? Biochar discussed. किया था कि नहीं? नहीं किया होगा, I think. Let me check if I have those question, that question with me. Uh, wait. Biochar. Yes, I have the question.
डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन बायोचार वाला? वी डिस्कस्ड इट। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, फिर हम नहीं करते हैं। ये कर लिया हमने, देखो एक बार ये क्वेश्चन किया बायोचार वाला, ये वाला। टेल मी, should we move ahead? What is the answer to this question then? क्या होगा इसका आंसर? एवरीबॉडी, आंसर बताइए इस क्वेश्चन में। जल्दी बताइए। गुड, सब ठीक है, आंसर सबका ठीक है। आंसर इज टी। वाई नाउ? वर्टिकल फार्मिंग में क्या, जो आजकल देखा होगा आपने, जो पुल है उनके नीचे प्लास्टिक्स का यूज करके उसमें डाल के हम वर्टिकल फार्मिंग में भी डाल रहे हैं ना। तो वर्टिकल फार्मिंग ये यूज कर सकते हो, यस बिल्कुल, ग्रोइंग मीडियम, क्योंकि ह्यूमस का कंटेंट इंक्रीज करेगा, कार्बन कंटेंट क्रिएट करेगा, तो कहीं पे भी यूज करो वो करेगा ही करेगा, है ना। इट प्रमोट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स। कैसे? कार्बन तो चाहिए ना हर चीज को ग्रो करने के लिए। अगर कार्बन नहीं दोगे आप तो इट विल नॉट ग्रो, सीधी सी बात है, एज एज सिंपल एज दैट। तो व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग, इट enables ग्रोइंग टू वाटर रिटेंशन फॉर लॉन्गर टाइम, ऑफ कोर्स। पहले बताया था कल भी और आज भी कि जितना भी सॉइल का कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज होगा, कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उस चीज की इंक्रीज होगी। आंसर बिल्कुल सही है आपका, ठीक है जी। ओके, now we have done supercritical, we have done this biochar as well. तो this sums up our mitigation strategies. ओके, बहुत सारा और भी आएंगी, हम जैसे जैसे करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, बीच बीच में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। जो अब आपने पढ़ना है, लेट मी शो यू व्हाट वी नीड टू डू नाउ। वी विल बी डूइंग नाउ इज दिस, ठीक है। ये मैंने जो अपने नोट्स आपको देने थे, अभी तक दिए नहीं है वैसे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो रिमाइंड मी, आई विल शेयर इट विद यू गाइस, ओके ओके। स्टिल अपलोडिंग गाइस, वेट। So what we now need to understand is what are the different environmental conventions. Okay, environmental conventions पढ़ने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। कन्वेंशंस में जब जितने भी पढ़े, कुछ कन्वेंशंस हमने पढ़ी भी हुई हैं, लाइक वी डिड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे ऊपर हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ी थी, है ना। इसी तरह हमने कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन भी पढ़ी है, साइट्स के बारे में भी आपको पता है, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशंस हैं जो आपको याद रखनी है। कई बार ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आज बताऊंगा आपको। कन्वेंशंस जब आपने पढ़नी है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ये कन्वेंशंस किस बॉडी के अंडर आती हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने कौन सी बॉडी बनाई थी, यूएनईपी, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
उसके अंडर बहुत सारी की सारी जितनी भी बॉडी आती है, यूएनएफसीसी, Rio 20 प्लस है ना बॉडीज, यूएनएफसीसी, जितने भी आपकी बॉडी आती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये सारी जितनी भी हम पढ़ेंगे ना, इनका ओवर आर्किटेक्चर में है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी एक कन्वेंशन का ही हिस्सा रहा है। पहले एनवायरनमेंट प्रोग्राम नहीं था। 19 ये सारा कन्वेंशन स्टार्ट होती है 1971-72 के बाद में। ओके, फोर्थ अर्थ समिट भी बोला जाता है इसको, या ह्यूमन एनवायरनमेंट समिट भी बोला जाता है इसको, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और उसके कारण ये बना, ये वाली बॉडी बनी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1971 से पहले अगर आप बात करो तो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, ना ही बायोडाइवर्सिटी को, ना ही क्लाइमेट चेंज को, ना ही लैंड डिग्रेडेशन को, ना ही डिजर्टिफिकेशन को, ठीक है ना। ये सारा डिस्कोर्स जो है वो 1971 के बाद सेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 97 के पहले की अगर हम बात करें तो देयर वाज नथिंग। और इंडिया में भी अगर बात करते हो, अपार्ट फ्रॉम इक्का दुक्का जो हम एक्ट्स की बात करेंगे, फॉरेस्ट एक्ट की बात करेंगे हम, है ना, 1927 में बना था जो, ठीक है ना। लिविंग दीज 2-3 थिंग्स असाइड, अगर हम देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ एनवायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया आल्सो कम्स आफ्टर 1971 एंड आफ्टर दीज कन्वेंशंस। लाइक अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया, फॉरेस्ट राइट्स ड्वेलर्स एक्ट जो 2006 में आया, पैसा एक्ट जो 2006 में आया, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में आया। तो ये सारा डिस्कोर्स जो भी हम लेजिस्लेशन का भी पढ़ेंगे, पॉलिसीज का भी पढ़ेंगे, ये 1971 के बाद में आने की बात हुई है, ठीक है। ठीक है जी मुकेश, श्योर। अमरजीत कौर, क्या वॉइस में किसी को इशू आ रहा है बेटा, बताओ। एवरीवन इज ओके? वॉइस की पर्सपेक्टिव से कोई इशू तो नहीं आ रहा? ओके, गुड 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 गुड। सॉरी, एक मिनट। Let me start the class now. Topic now, sorry. Wait. It's also... ओके ओके ओके, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो बेटा, एक बार ट्राई करके देख लो, चलेगा, ठीक है ना। या इट इज। तो हमने जो पढ़ना है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एनजीओज के बारे में, या जितना भी हम पढ़ेंगे, ये बहुत इमर्जिंग टॉपिक है यूपीएससी का। दिख रहा है बेटा अभी? ओके, सबको दिख रहा है अच्छे से? ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। नेचर कंजर्वेशन पे बहुत सारी ऑलरेडी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, ये सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। CMS, ट्रैफिक क्या होता है, साइट्स क्या होता है, GTF क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, बेसल कन्वेंशन क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है, ठीक है ना। ये सारे हजार्डस वेस्ट के बारे में है, देखो अगर याद हो आपको तो, ठीक है ना। हजार्डस वेस्ट कौन से हैं? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, रॉटरडैम कन्वेंशन भी हम पढ़ के आए इसी के ऊपर। बेसल कन्वेंशन आज हम आपको बताऊंगा इसके बारे में, बेसल कन्वेंशन के बारे में। लैंड के ऊपर पढ़ते हो तो UNCCD एक बहुत बड़ी है, क्या कहते हैं, बॉडी है जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मरीन एनवायरनमेंट पे इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है हमारे पास। एटमॉस्फेयर के ऊपर वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस प्रोटोकॉल भी रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी रहा है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर है, ठीक है। तो हमने इस तरह से हमने डिवाइड किया है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हम और भी ऐड करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है।
एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि सारी इंक्लूडेड नहीं है, हम इसमें ऐड करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है स्टॉकहोम स्वीडन में। देखो याद रखो, अगर पूछा गया है स्टॉकहोम डेक्लरेशन, यू नीड टू कनेक्ट इट विद दिस, ओके, गुड। अगर पूछा गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो यू शुड कनेक्ट इट विद पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। मेक सेंस गाइस? लग रहा समझ अभी तक? ओके, बताइए। हेलो गाइस, ऑल राइट अप टिल नाउ? तो स्टॉकहोम डेक्लरेशन अगर आपको पूछा गया है तो दैट इज कनेक्टेड विद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ओके। तो इसके अधीन इन्होंने सबसे पहले 1972 स्टॉकहोम में इन्होंने बोला कि नहीं, अब हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से या एनवायरनमेंट लॉ के हिसाब से सोचना चाहिए। इंडिविजुअली कोई एक दो कंट्री बोलते कि मैं नहीं, मैं अपने लिए एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। अब इसको ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो एफर्ट हुआ ग्लोबल स्केल पे, उसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम डेक्लरेशन। जो स्टॉकहोम डेक्लरेशन है, इसके कारणवश एक बॉडी बनी यूनाइटेड नेशन को, लगा कि अब एक हमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने बनाया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूएन एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं आज, ओके। जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ी बॉडी है और सारी की सारी बॉडीज इसके अंडर आएंगी। जितनी भी हम पढ़ेंगे, यूएनएफसीसी की बात करेंगे, सीएमएस की बात करेंगे, कॉप्स की बात करेंगे, जो सीबीडी कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, ये सारे जो ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं, ये सारे एक बॉडी के अंदर आते हैं, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के अंडर आते हैं। उस एजेंसी का नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका जेनेसिस कहाँ पे हुआ? इस कॉन्फ्रेंस में। और इसका बोलते हैं आल्सो द कॉन्फ्रेंस को क्या एक और नाम से जाना जाता है? स्टॉकहोम डेक्लरेशन, ठीक है। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन आता है स्टॉकहोम डेक्लरेशन अगर साथ में लिखा होता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग इसकी जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, वो स्टॉकहोम डेक्लरेशन में लिखी गई थी, ठीक है। इसके बनने के बाद हमारी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना है, ठीक है जी। अप टिल नाउ क्लियर? अच्छा, जितने भी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल पे एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एनवायरमेंट के ऊपर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, चाहे वो एक्ट्स, यूनाइटेड नेशन कोई एक्ट बनाती है, कोई पॉलिसीज लेके आती है, ग्लोबल लॉ बनता है, ग्लोबल लॉ बनता है, या कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है, तो वो सारी अंडर आती है अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ओके, गुड। It assists in developing countries in implementing environmentally sound practices and policies. तो इनका एक काम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे एनवायरमेंटली साउंड एडवाइस देना उनको, कि आप अगर ये काम करोगे तो इसका ब्रॉड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये बताना भी इनका काम है, ठीक है जी। तो कब बनी थी ये? 1972 में बनी थी। किस डेक्लरेशन के अंडर बनी थी? स्टॉकहोम डेक्लरेशन के अंडर बनी थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जितनी सारी और यूएन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे हम, ये सारी यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, ठीक है ना, तो ये सारी किसके अंडर आती हैं? अंडर आती हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर। डन? अप टिल नाउ इट्स इजी, लग रहा है समझ? ओके, गुड। नाउ वी मूव ऑन टू, ठीक है, तो हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज आल्सो वन ऑफ द सेवरल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये क्या है हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एंड मल्टीलेटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल। तो ये देखो, ये काम, इसका काम क्या है, ओवरऑल सुपरविजन का। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि देखती है कि जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, जो क्लाइमेट चेंज के नाम पे अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, चाहे वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, तो वो पैसा दे रही है आपको, तो वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, वहां पे जा रहा है जहां पे आपने बोला है, जहां पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में आपने बोला गया है कि आप यहाँ पे पैसे लगाओगे क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, वहां पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखना काम भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है। ठीक है, इसके अधीन हमने दो साइन, बहुत अच्छे प्रोटोकॉल साइन किए थे, याद रखो। बड़ी बॉडी है कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन के अंडर आता है, आपने कोई बॉडी बनाई है, कोई वो चीज बनाई है, उसके बाद आता है उस प्रोग्राम के अंडर आपने कोई प्रोटोकॉल साइन किया। तो याद है हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ी थी वियना कन्वेंशन, आपको पता होगा, जब मैंने ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस करवाए थे, तो सबसे पहले कन्वेंशंस आती हैं। कन्वेंशंस के बाद क्या होता है, वहां पे कुछ प्रोटोकॉल साइन होते हैं, लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आपको पता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए पार्ट ऑफ यूएनएफसीसीसी, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। You get it? Kyoto Protocol is under this. Similarly, Paris Agreement is also under this. ठीक है ना, तो पहले कन्वेंशन आएगी, कन्वेंशन के अंदर कोई प्रोटोकॉल साइन होगा। तो प्रोटोकॉल छोटी बॉडी है, कन्वेंशन बड़ी बॉडी है। मेक सेंस गाइस? अब समय लग रहा है, प्रोटोकॉल्स कन्वेंशंस के अंडर आते हैं। गुड, अप टिल नाउ इट्स गुड, बताइए। ओके, तो अब जो इसके अंडर 1987 का प्रोटोकॉल भी साइन हुआ है यूनाइटेड नेशन, और ओवरऑल बॉडी यूएनएफसीसी की ऊपर बॉडी कौन सी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। गाइस अब समय लगा ना, तो अगर मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, दीज ऑल आर अंडर दिस एंड दीज आर अंडर दिस। मेक सेंस? ठीक है, तो ओवरऑल सबका श्रेय किसको मिलता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को। चलिए, ओके, तो इसके अंडर एक मिनी माटा कन्वेंशन भी आपने सुना होगा, मिनी माटा। ये इज इन डिजीज नोन एज मिनी माटा डिजीज, जिसमें आपके क्या कहते हैं, किस चीज की डिजीज है ये, जिसमें नर्वस सिस्टम इफेक्ट होना शुरू होता है, जॉइंट्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, देयर इज डिटीरियरेशन इन ब्रेन कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना, किसके कारण होती है मिनी माटा डिजीज? नो नो अमित, दैट इज नॉट ड्यू टू कैडमियम। Pretty much close, but not cadmium. What is the disease known for? मिनी माटा डिजीज इज फॉर मर्करी। महारथी जी, मर्करी के कारण मिनी माटा डिजीज होती है। मिथाइल मर्करी टू बी एग्जैक्ट। Guys, it's good. पता नहीं मिनी माटा डिजीज के बारे में, बताइए। जापान में है जो मर्करी के कारण, जो पॉइजनिंग के कारण, यस, इनिशियली फाउंड इन जापान। वेरी गुड। तो ये क्या हुआ था कि बहुत सारी, मैंने अब बताया था एक बार आपको कि फैक्ट्रीज होती थी जापान की कोस्टल एरियाज में, तो मरकरी, उसको मिथाइल मरकरी सीधा डिस्चार्ज कर दिया जाता था सी में, तो विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो वो सारा बायो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया इन द फिशेज, और फिशेज बहुत खाते हैं जापानी लोग, तो वहां के अंदर फिर बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन होना स्टार्ट हुआ, और ह्यूमंस में ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। तो इसको सबसे ज्यादा, ये मिनी माटा डिजीज हो ना, मिनी माटा कन्वेंशन अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मिनी माटा डिजीज जो कन्वेंशन है, ये मिथाइल मरकरी की क्या कहते हैं को बंद करने के लिए ये हमने बनाई थी। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, हम पढ़ेंगे मिनी माटा कन्वेंशन क्या होती है। ये दो चीजें याद रखो जब भी आप पढ़ोगे कोई भी कन्वेंशन को, कोई भी कन्वेंशन, आइदर दैट इज यूएनएफसीसी, आइदर दैट इज मॉन्ट्रियल
ये आइदर दैट इज मिनीमाटा कन्वेंशन, आइदर दैट इज बेसल कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन। तो कुछ वहां पे टर्म्स हो देंगी लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ वहां पे बोलेंगे सिग्नेटरी, मेंबर, नॉन मेंबर, क्या होते हैं ये चीजें समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। बहुत सारे टर्म्स आएंगे ऐसे, है ना। व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका क्या मतलब है? देखो कन्वेंशन को, कन्वेंशन कुछ नहीं होती। कन्वेंशन इज जस्ट लाइक कि एक बुक सी बना दी जाती है लॉ की, ठीक है ना। उसमें ये आइदर इट कैन बी लीगली बाइंडिंग और इट कैन बी नॉन लीगली बाइंडिंग, ठीक है ना। दो तरह से होती हैं। जब बोला जाता है कि लीगली बाइंडिंग है, दैट मीन्स अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ती है, वन वे और दी अदर। या तो आपको बोला जाता है आप टैक्स पे करो जी, या आपको बोला जाता है आप इतना हर्जाना पे करो जी, ठीक है ना। नॉन लीगली बाइंडिंग इज वॉलंटरी, ठीक है ना। जब भी आपने कन्वेंशन पढ़नी है, सबसे पहले देखना इज इट आइदर लीगली बाइंडिंग और नॉन लीगली बाइंडिंग, समझ रहे हो। जो नॉन लीगली बाइंडिंग है दैट इज वॉलंटरी होएगी, और आपके ऊपर कोई सिर के ऊपर खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा कि भैया आप करो ये काम करो, ठीक है ना। तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है जो मैं कन्वेंशन है सपोज, ठीक है ना, कोई कन्वेंशन है, ठीक है ना, लाइक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अब जब ये यूनाइटेड नेशन लेके आएगा एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में लेके आएगा जहां पे सारे लोग बैठे होंगे, तो आपके पास फिर दो चांसेस हैं, दो ऑप्शंस हैं, सॉरी। यू कैन आइदर, तीन ऑप्शंस हैं, सॉरी। यू कैन आइदर नॉट नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, या इस एक्ट को साइन ही ना करो कि मैं नहीं मानता इस चीज को, ठीक है ना। दूसरी आपके पास ऑप्शन, आप साइन कर लो, ठीक है, साइन कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप साइन करते हो, बाद में आप रेटिफाई नहीं करते हो, तो वो चीज वहीं की वहीं पड़ी है, समझ लो। तीन चीजें हैं, या साइन ना करो, सेकंड चीज साइन कर लो, थर्ड चीज है रेटिफाई करो, ठीक है। अब जब भी हमने कोई भी कन्वेंशन पढ़नी है, ठीक है ना, आपने ये चीजें देखनी है कि भैया कि क्या उसने साइन किया है कि नहीं किया है। अगर साइन किया है, क्या उस रेटिफाई किया है कि नहीं किया है। ये चीजों में बहुत महीन अंतर होता है। जब भी आपके पास कोई कन्वेंशन आती है यूनाइटेड नेशंस में, एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, जनरल असेंबली में आती है, तो या तो आपने जब उसको पढ़ा, आपने लगा कि ये जो कन्वेंशन है ये मेरे लिए, मेरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हानिकारक हो सकती है, मैं इसको साइन नहीं करूंगा, ठीक है, तो आप नहीं साइन करो, इट्स ओके, इट्स ऑन योर विल। अच्छा, अगर आपने साइन किया है, तो एक उसमें होता है, क्लॉज होता है जिसमें वो बोलते हैं कि भैया जी अगर आप साइन कर लेते हो तो फिर आपको रेटिफाई करनी पड़ेगी। रेटिफाई जो होता है वो आपकी देश की पार्लियामेंट में होता है, आपकी देश की गवर्नमेंट बोलती है। पार्लियामेंट बोलेगी, पार्लियामेंट एक लॉ लेके आएगी कि हमने ये वाली जो हम यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन थी वो हमने रेटिफाई कर दी है। रेटिफाई करनी मतलब अपने देश के, लोकल देश की पार्लियामेंट में, जो लोकल देश की गवर्नमेंट में, लोकल देश के संविधान में भी ये चीजें डाल दी गई हैं कि जो कन्वेंशन में लिखा होगा, जैसा कन्वेंशन बोलेगी वैसे हम अपनी पॉलिसीज चेंज करेंगे। ये बात समझ लगी? रेटिफाई का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करता हूं कि यूनाइटेड नेशंस जो है, सॉरी यूएसए है, जैसे यूएसए है और इंडिया है, इन्होंने क्या किया, यूएसए ने साइन किया, इंडिया ने साइन किया। कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं वगैरह, साइन दोनों ने किए। बट इंडिया ने उसको रेटिफाई किया। रेटिफाई किया मतलब अपने अमेंडमेंट लेके आए, पूरा पार्लियामेंट के प्रोसीजर के थ्रू पूरा पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ, ताकि कल को कन्वेंशन में अगर कोई भी बोला जाता है हमें, तो हम अपने यहाँ के लेजिस्लेशन के हिसाब से उसको चेंज कर सके, ठीक है ना। पर यूएसए ने क्या किया, साइन जरूर किया उसने सीबीडी को, कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, पर इसको रेटिफाई नहीं किया अपनी पार्लियामेंट में, ठीक है। अपने जो अपर हाउस है और सेनेट है, वहां से रेटिफाई नहीं करवा पाए ये लोग,
ठीक है, रेटिफाई नहीं कर उसका मीनिंग नहीं होता। जब तक आप रेटिफाई नहीं करते हो तब तक यू कैन नॉट से कि ये चीज रेटिफाइड है और ये चीजें कन्वेंशन में ये यूएसए इज पार्ट ऑफ यूएसए इज ए पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, मेक सेंस गाइस? हम पढ़ेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ क्यों, इनका क्या रीजन था, व्हाई यूएसए डजंट रेटिफाइड दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बट अभी के लिए इतना समझो कि आपके पास जब भी कन्वेंशन आएगी, ठीक है ना, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। कौन सी? सबसे पहले कि पता करना है कि क्या ये लीगली बाइंडिंग है या नॉन लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, फिर आपके पास 3 चॉइसेस आएंगी जब ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में जाएगा। 3 चॉइसेस आएंगी, या तो साइन ना करो, अगर आप नहीं साइन करते हो, नॉट साइन करते हो, तो आप मेंबर नहीं माने जाओगे उस चीज के, उस कन्वेंशन के। अगर आप साइन कर देते हो लेकिन रेटिफाई नहीं कर देते हो तो आपको ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है, ऑब्जर्वर। ओके, तो आपको बोल सकते हो कि यूएसए इज ए ऑब्जर्वर स्टेटेड फॉर सीबीडी। अगर आप साइन कर देते हो और रेटिफाई भी कर देते हो, नाउ यू विल बिकम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मतलब आप उस कन्वेंशन की पार्टी बन गए हो। पार्टी का मतलब ये नहीं कि पार्टी करेंगे हम, पार्टी का मतलब ये है कि अब उस पार्टी में, उस मेंबर में, उस कन्वेंशन का आप हिस्सा हो। ठीक है, तो जैसे हर साल कन्वेंशन हुआ करेगी, आपको न्योता आया करेगा, आपको आना पड़ेगा, समझ लो, और डिस्कशन करनी पड़ेगी ग्रुप में आके, और ग्रुप का पार्ट होना पड़ेगा। यू गेट दिस पॉइंट? तो व्हाट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, व्हाट इज ऑब्जर्वर स्टेटस, व्हाट इज ए नॉट ऑब्जर्वर स्टेटस या नॉट ए मेंबर स्टेटस, अब ये समझ लग गया बातें? बताइए, चलें आगे। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। मिनीमाटा कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं, मरकरी के ऊपर बेस था, मिथाइल मरकरी था। ठीक है, इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी। ठीक है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मरकरी एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, गुड। अब ये पढ़ लेना, 2013 में साइन हुई थी, 2017 में आई थी। ये ट्रीटी किसके अंडर आएगी? ऑफ कोर्स यू नो ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर आएगी। ठीक है ना, 128 देशों ने इसको, दे आर सिग्नेटरीज। ठीक है ना, एंड 119 देश आर पार्टीज टू इट। अब समय लग गए, 128 देशों ने साइन किया है। ठीक है ना, अगर हमारे पास 200 देश हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें तो 200 देश हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो उनमें से कितने लोग रह गए जिन्होंने साइन नहीं किया? 72, है ना, 72 आर नॉट सिग्नेटरीज। व्हाट आर सिग्नेटरीज? 128 सिग्नेटरीज। और आउट ऑफ 128 जो देश हैं जिन्होंने इसको साइन किया है, उनमें से 119 ने रेटिफाई किया है। इसके कारण वो पार्टीज टू दिन कन्वेंशन है। मेक सेंस गाइस? अब ये समय लगा, पता लगा? इंडिया इज आल्सो पार्टी टू मिनीमाटा कन्वेंशन। हिमाशा, आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव देखना ही पड़ेगा, एंड रेटिफाइड इट इन 2018। गुड, इंडिया इज ए पार्टी टू मिनीमाटा कन्वेंशन। ठीक है जी, इंडिया ने भी इसको साइन किया है। ग्रेट। नाउ एक मैंने आपको आज करवा दी है मिनीमाटा कन्वेंशन, एक हम अभी और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉन कन्वेंशन। ये उस जगह के नाम से याद रखा करो। मिनीमाटा में सबसे पहले ये डिजीज मिला था, तो इसको मिनीमाटा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। मिनीमाटा इस जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है जापान में। उसी तरह बोन जो है वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है जहाँ पे ये कन्वेंशन साइन होएगी। हमने उसको बाद में बात करेंगे हम बॉन कन्वेंशन के बारे में। तो बॉन कन्वेंशन हमने उसका नाम रख दिया। गाइस, इट्स अप टिल नाउ इट्स गुड, समय लग रहा है? अब जो हमने बॉडी पढ़नी है, थर्ड बॉडी आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी यूएनईपी, उसके बाद हमने मिनीमाटा कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, और हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये जो इंडियन गवर्नमेंटल जो पैनल है, हमेशा याद रखिए, ये एक साइंटिफिक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, साइंटिफिक बॉडी है।
ठीक है। इसको किसने बनाया था? 1988 में इसको बनाया है दो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके। एक है यूएनईपी, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज यूएनईपी नाउ, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। ठीक है। इन दोनों ने मिलके एक कन्वेंशन बनाई, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाई। ठीक है। जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपना योगदान, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है। तो इसके लिए आपको, ये कन्वेंशन नहीं है, सबसे पहले तो मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर्स दैट आर मेंबर ऑफ डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी। ठीक है ना। ये इसका काम क्या है? तीन चीजें आपको याद रखनी है हमेशा। क्या ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं बाइंडिंग है? क्या ये व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इट इज, यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन सी बॉडी है ये, और उसके बाद में इसका काम क्या है? किसी भी चीज में जितनी भी हम बॉडी पढ़ेंगे इसका काम क्या है। तो इन जो आईपीसीसी है ये रिपोर्ट्स पैदा करती है। दो तरह की रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे, एक होता है एसोसिएटेड रिपोर्ट्स, ठीक है, और एक हम बालेंगे स्पेशल रिपोर्ट्स। ये दो तरह की रिपोर्ट निकालती है, ठीक है ना, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, और कंट्रीब्यूट करती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अब मतलब समझो इसका क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। यू नो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो पेरिस एग्रीमेंट को आप किसके अंडर डालोगे? यू विल कवर अंडर इट यूएनएफसीसी ना, क्योंकि पहले क्योटो प्रोटोकॉल भी किसके अंडर होता था? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कन्वेंशन के अंडर था ये पेरिस एग्रीमेंट। बट ये पेरिस एग्रीमेंट जो है इसमें बोला गया था कि अब पेरिस एग्रीमेंट में हम बात करेंगे आगे जाके भी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का प्रावधान दिया गया वहां पे। ठीक है ना, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर रखना है आपको, ऊपर नहीं करना। इससे पहले डिस्कोर्स चल रहा था कि हमें टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। तो ये 2 से 1.5 कैसे आया? ये आया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट, 5th स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, 5th स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 2014 में आई। इसमें इसने बोला कि भैया अगर आप दो तो छोड़ ही दो ना, 1.5 से भी आपको कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर राइज को लिमिट करना पड़ेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे नीचे, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो उसके बहुत सारा इम्पैक्ट आएंगे, सी लेवल राइज होगा। इसने बताया, हम तो बोल देते हैं ना, पर इन्होंने प्रूव करके एक्चुअली साइंटिफिक डाटा के साथ कोलैबोरेट करके बताया कि ये आपका टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका सी लेवल राइज हो जाएगा, आपके कोरल रीफ्स इफेक्ट हो जाएंगे, आपका टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी इकोनॉमी में कितना इफेक्ट पड़ेगा, आपके साइक्लोन्स जितने हैं उनकी तीव्रता कैसे इंक्रीज हो जाएगी, फ्लड्स कैसे आएंगे, ड्रॉट कैसे आएंगे, हीट वेव्स कैसी आएंगी, एल नीनो ला नीना का इम्पैक्ट कैसा होगा। तो ये सारा कुछ इसने एक पूरे का पूरा पेपर छापा, एक स्पेशल रिपोर्ट छापी, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होने वाला था और पेरिस एग्रीमेंट शुरू होने से पहले। तो पेरिस एग्रीमेंट में फिर यूनाइटेड किसको दी ये रिपोर्ट? इन्होंने आईपीसीसी ने किसको रिपोर्ट दी है, किसको रिपोर्ट सौंपी? यूएनएफसीसी को। ठीक है ना, कि ये हमारी स्पेशल रूट है, इसके ऊपर ध्यान दो। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने फिर क्या किया? पेरिस एग्रीमेंट लेके आए। अब आपको समय लग रहा है गाइस? हम पढ़ेंगे यूएनएफसीसी भी, अभी हम पढ़नी है, वो क्या कहां से उसका जेनेसिस होता है हम पढ़ते हैं। अभी के लिए बस इतना इतना छोटी छोटी चीजें याद रखनी शुरू करो। आईपीसीसी इज ए साइंटिफिक बॉडी। इसका काम क्या है? अंडर किसने बनाई थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और किसने? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बनाई थी। इसका काम क्या है? साइंटिफिक रिसर्च करना। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च करना इसका काम नहीं है। हम बोल सकते कि ये बहुत सारे साइंटिस्ट जो होते हैं, बहुत सारे जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उनकी साइंटिफिक रिसर्च को कोलैबोरेट करती है। ठीक है ना, तो आई हैव रिटन हियर, ठीक है ना, इट प्रोड्यूसेस रिपोर्ट्स, ठीक है ना, that contribute to the work of United Nations Convention of Climate Change, the main international treaty on climate change. That objective of United Nation का FCC का क्या है?
to stable greenhouse to stabilize greenhouse gases. Okay. ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का क्या काम है? इसका ना का काम है कि भैया हमें जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है और उसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो डिक्रीज करना है। ठीक है। आईपीसीसी का क्या काम है? इनकी इस कन्वेंशन के ऊपर इनको साइंटिफिक डाटा देना कि अगर आप नहीं करते हो तो क्या प्रभाव हो सकता है, अगर आप इसको नहीं लिमिट कर पाते तो आपको क्या क्या चीजें और देखनी पड़ सकती हैं, कैसे रिस्क हो सकता है ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज का, क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अडेप्टेशन के लिए और मिटिगेशन के लिए। ठीक है। आईपीसीसी डज नॉट कैरी आउट इट्स ओन ओरिजिनल रिसर्च। ये क्या करती है, जो अगर हम कंट्रीज हैं, अगर इंडिया के कोई साइंटिस्ट ने नई चीज निकाली है, नई चीज कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेके आया है या रिसर्च की है, तो ये रिसर्च आईपीसीसी में जाएगी। फिर वहां की जो साइंटिस्ट है वो देखेंगे कि ये अगर हम ये है इंडिया से आई रिसर्च है, यूरोपियन यूनियन से आई रिसर्च है, हर जगह से जो रिसर्च आ रही है उनको कैसे देखना है, उसको कैसे मतलब आगे लेके जाना है रिसर्च में, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है ना। डन। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट और अदर एक्सपर्ट्स कंट्रीब्यूट ऑन वॉलंटरी बेसिस। ठीक है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें अपना छापते हैं और उनको भेजते हैं आईपीसीसी को कि भैया ये हमने ऑब्जर्व किया है, ये चेंजेस आ रही हैं, सी लेवल टेम्परेचर इंक्रीज आ रहा है। फिर आप बोलोगे कि भैया अरेबियन सी में ज़्यादा तूफान आ रहे हैं, ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, ये भी एक चेंज आ रही है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। ये क्यों आ रही है उसका रीज़न दोगे आप आईपीसीसी को। फिर आईपीसीसी रिकमेंडेशन किसकी, वही साइंटिफिक डाटा किसको भेजेगी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर वो एग्रीमेंट में आप लेके आओगे, पेरिस एग्रीमेंट में लेके आओगे। ये सारा सर्कल इस प्रकार से चलता है। गुड। सॉरी, असेसमेंट रिपोर्ट, एसोसिएटेड रिपोर्ट डाल दिया मैंने, उसका नाम था असेसमेंट रिपोर्ट्स। यस, इंक्रीज इन सी लेवल, सी सरफेस टेम्परेचर। ओके। तो ये मैंने आपको बताया था कि आईपीसीसी के पास दो रिपोर्ट्स होती हैं, एक का नाम है स्पेशल रिपोर्ट, एक का नाम है असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट में ये क्या करती है, ये चेक करती है साइंटिफिक, टेक्निकल और सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन क्लाइमेट चेंज एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट्स एंड मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो ये सारी छापती है असेसमेंट रिपोर्ट्स में। स्पेशल रिपोर्ट्स में ये डालती है कोई रीजनल इम्पैक्ट हो गया, कोई एविएशन आ गया, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आ गया, एमिशन सिनारियोज आ गया, लैंड यूज पैटर्न आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया। तो जो रीजन के हिसाब से होता है, जो आपका एमिशन के हिसाब से होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के हिसाब से होता है, कार्बन कैप्चर, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है, वो स्पेशल रिपोर्ट्स में ये चीज़ें मेंशन होती हैं। असेसमेंट रिपोर्ट्स में ये चीज़ें मेंशन में इम्पैक्ट और मिटिगेशन और अडेप्टेशन की बात होगी। इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई रीजनल चेंज आ रहा है। आपको सम पता है, अराल सी होता था पहले, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था अराल सी के ऊपर, है ना। तो अराल सी पूरे का पूरा सूख चुका है अभी, है ना, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या किसी कारणवश। तो उसके ऊपर आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट लेके आएगी कि ये क्यों हुआ, ये रीजनल इम्पैक्ट था, ये क्यों हुआ, किस व्हाट वर द रीजंस फॉर द ड्राइंग आउट ऑफ अराल सी, है ना। और सुना है ना अराल सी का नाम कि नहीं इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। तो वो सूख क्यों गया, उसके ऊपर स्पेशल रिपोर्ट लेके आएगी। ठीक है। डन। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। Now you need to understand one more thing about yeah, this is a question on, there is a question, I think there is one question on that. Let me check if I have that question. No, I don't have that question. Okay, let me check that question. चलिए, कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ मैं। ओके,
ओके, चलिए, तो हमने आईपीसीसी के बारे में पढ़ लिया, इनकी बॉडीज के बारे में पढ़ लिया। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट, हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, यूपीएससी में आया था, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, इसको एक कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसको कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज भी बोला जाता है, या बोन कन्वेंशन भी बोला जाता है, या वाइल्ड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस में भी बोला जाता है इसको। ठीक है जी, और ये किसके अंडर आती है? इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, किसके अंडर आती है? ऑफ कोर्स इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर आती है। अगर मैं बोलूं कि आईपीसीसी इज ए बॉडी अंडर यूएनईपी, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? नो, क्योंकि इसमें WMO भी आता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज इज अ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर एक ट्रीटी है, ट्रीटी है, ठीक है ना, एक ट्रीटी है। ओके, एक ट्रीटी है जो कि साइन हुई है यूनाइटेड नेशन। इसको कहाँ पे साइन हुई थी? बोन में हुई थी। इसको बोन कन्वेंशन का भी नाम दिया जाता है। ओके, it is the only global and United Nation based intergovernmental organization established exclusively for conservation and management of terrestrial, aquatic and avian migratory species। जब migratory species का नाम सुनते हो आप तो दिमाग में एक ही चीज आती है, पक्षी। ये सिर्फ पक्षियों के ऊपर नहीं है, ये समझ लो ये बात। तो कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ और मैं डाल भी सकता हूँ इस तरह से कि CMS यानी कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज is exclusively, it deals exclusively with avian migratory species। यहाँ पे कैच वर्ड क्या है? exclusively, only। exclusively भी बोल सकता हूं मैं, only भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। they both are the catch words here, that means कहीं ना कहीं पे दाल में काला है, मैं क्यों ये लिखूंगा, ठीक है ना। तो यू नीड टू नो कि ये सिर्फ पक्षियों के बारे में नहीं है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में भी है, एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में भी है। और बहुत सारे हम पढ़ेंगे भी आज, लेकिन आपको मोस्टली आपने देखना है तो टेरेस्ट्रियल में आते हैं आपके डुगोंग के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, डुगोंग जिसको सी काउ भी बोला जाता है। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स, like humpback whales, like dolphins, like gangetic dolphins, जो माइग्रेट करती हैं thousands and thousands of kilometers। क्यों करती हैं? What are migratory species? First of all, and why we need to protect them? Migratory species are those animals that move from one habitat to another during different times of the year due to various factors such as food, sunlight, temperature या climate को देखने के लिए वो चेंज करती रहती हैं अपनी लोकेशंस। हमने साइबेरियन क्रेन के बारे में पढ़ा था कि वेटलैंड्स पे आते हैं, वेटलैंड्स पे बहुत सारे पक्षी माइग्रेटरी स्पीसीज आती हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। टेरेस्ट्रियल स्पीसीज लाइक डुगोंग हो गया, अमूर फाल्कन्स हो गया, साइबेरियन क्रेन्स हो गया, ये सारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं मतलब जो है वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। और ड्यू टू, जैसे साइबेरियन क्रेन आती है क्योंकि वो साइबेरिया में से आती है तो बहुत ठंड होती है, तो गर्मियों के टाइम हमारे यहाँ पे विजिट कर लेते हैं, ठीक है। वी नीड टू रैप अप गाइस, दीपांशु सर का कॉल आ रहा है, जस्ट टेक सेक। हेलो हेलो, हाँ जी सर, सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट में छोड़ दूँ, ठीक है। ओके गाइस, नाउ माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में बता दिया आपको मैंने, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आती हैं। इट इंक्लूड्स माइग्रेटरी बर्ड्स, मैमल्स, व्हेल्स, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। क्यों हमारे लिए जरूरी है पढ़ना इसको? बिकॉज इट हैज, इंडिया को अभी इसकी प्रेसिडेंसी मिली अगले 3 साल के लिए, 2020 से लेकर 2023 तक। तो 2020 से 2023 तक इसको प्रेसिडेंसी मिली है। इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो कि UNEP की बॉडी आती है अंडर, उसके अंडर आती है। अभी इन्होंने एक क्या कहते हैं
कॉन्फ्रेंस कराई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कराई है, CMS 13 मतलब 13वें नंबर पे कराई है, मतलब 13वां उसका नंबर है वो है। तो अब आपको पता है ये क्या मतलब बन गया, CMS COP मतलब COP में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब इंडिया प्रेसिडेंट तभी बनेगा ना जब उसका सिग्नेटरी होगा और उसको रेटिफाई किया होगा इंडिया ने, है ना। तो दैट इज व्हाई इंडिया इज ए सिग्नेटरी एज वेल एज रेटिफाई, इंडिया हैज आल्सो रेटिफाइड दिस कन्वेंशन। अभी इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराई थी इसको, गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया गया था पिछले साल फरवरी में, 17 से लेके 22 तक। वहां पे उसका थीम होता है, हर कॉन्वेंशन का एक थीम होता है, जब ये कॉन्फ्रेंस करवाते हैं इनका एक थीम रखते हैं। इन्होंने रखा कि माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। इन्होंने ये ऐसा इंडिया ने ये वाला करके दिया होगा, एक नारा सा दिया है ना। इंडिया जब कॉन्फ्रेंस होती है तो उसका एक मैस्कोट भी होता है। मैस्कोट का मतलब होता है कि एक स्पेशल एनिमल जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इंडिया में वो एनिमल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, ये राजस्थान में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है और WPA में इसका स्टेटस है, शेड्यूल 1 में आता है, WPA 1972 में, ठीक है ना गाइस। ग्रेट, I want you to study something about this species from the net only, ठीक है ना, नेट से करना, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ओके, नाउ व्हाट एल्स इज देयर। पार्टीज कौन कौन सी हैं? 130 पार्टीज हैं, ठीक है। 129 कंट्रीज प्लस यूरोपियन नेशंस, यूरोपियन यूनियन, और मालदीव्स इसका लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन है, ठीक है। इसमें भी 2 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2, ठीक है। कन्वेंशन में अपेंडिक्स 1 में वो माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं या थ्रेटन्ड हैं विद एक्सटिंक्शन। अपेंडिक्स 2 में वो चीज आती हैं विच हैव अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस, जो कि इससे कम है, मतलब इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी दे रिक्वायर इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर देयर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो 2013 में 2013 में कह दिया, 2020 में जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी में बिफोर कोरोना, वहां पे इन्होंने एक लोगो बनाया था अपना, कोलम, जो एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है साउथ इंडिया की। आई वांट यू टू चेक व्हाट इज कोलम। कोलम इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसमें उन्होंने दिखाया था कि बहुत सारे की माइग्रेटरी स्पीसीज जो हैं, लाइक अमूर फाल्कन, मैरीन टर्टल्स, ठीक है ना, उनके बारे में बताया गया था, उनकी फोटो बनाई दी गई थी, उनकी हाथ से आर्ट बनाया गया था, ठीक है। तो ये कोलम आर्ट कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ का, ये कौन सी स्टेट का है, कौन सी स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट का है, यू नीड टू गेट टू नो अबाउट दिस, ओके। एंड एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ये तीनों स्पीसीज को रखा गया है ये तीनों स्पीसीज को रखा गया है, इनको रखा गया अपेंडिक्स 1 में, ओके। अपेंडिक्स 1, यू नो, यहाँ पे एशियन एलिफेंट भी लिखा हुआ है। डू यू नो दे आर आल्सो माइग्रेटरी स्पीसीज। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं फॉर वाटर एंड फूड, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एशियन स्पीसीज, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, दे ऑल आर माइग्रेटरी स्पीसीज, ओके। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ अभी, उसने प्रपोज किया है कि 10 एनिमल्स को लेट अस इंक्रीज देयर क्या कहते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस फ्रॉम अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1। उनमें से 3 इंडियन स्पीसीज हैं, कौन सी? एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन एंड ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ठीक है। चले आगे, अप टिल नाउ इट्स क्लियर। तो बाकी वाला काम हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है ना। वी विल स्टडी व्हाट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वी विल स्टडी व्हाट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जेनेसिस कहाँ से आया, व्हाट इज रियो 20, व्हाट इज रियो अर्थ समिट्स, ठीक है ना। ये सारे कहाँ पे आए, कैसे बने, कल हमने ये पढ़ना है, ओके गाइस। सो विद दिस आई सम अप योर क्लास टुडे, ओके। तो वी हैव स्टार्टेड विद द कन्वेंशन, और इसी के साथ में हमने बॉडीज भी कर जानी है साथ साथ में, कन्वेंशन एंड बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ साथ में कर जानी है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इंडियाज resilience या India's programs on climate change. Okay, this is how we will proceed further. जब ये complete हो जाएगा तो I will share you with these notes. Okay, so you can download it and keep it to yourselves. Okay, चलिए, तो अब आपकी दीपांशु सर की क्लास है, आप अटेंड कीजिए. तो see you guys tomorrow. Okay, bye bye. टेस्ट अब समय लग गया ना, कब है? ओके गाइस, बाय बाय.